जिन मुद्दों पर कांग्रेस की सरकार विफल हुई थी, चाहे वो ऋण माफी हो, कन्यादान हो, अनेक मुद्दे हैं। मुझे विश्वास है कि शिवराज सिंह जी की सरकार, जिनका एक बहुत लंबा अनुभव रहा है मध्य प्रदेश की जनता के साथ एक रिश्ता बनाने का और मध्य प्रदेश की जनता की विकास और प्रगति करने के लिए, मुझे विश्वास है कि ये सरकार भी उन सब चीज़ों को जरूर देखेगी। मिशन मालवा पर पहुंचे बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह साफ कर दिया है कि जिन मुद्दों को लेकर वो कांग्रेस से अलग हुए, उन पर अब भी डटे हुए हैं। उन्होंने कहा, किसान कर्ज माफी हो, अतिथि शिक्षक या फिर कन्यादान योजना समेत तमाम इश्यूज हों, शिवराज सरकार हर मुद्दे पर काम कर रही है। कांग्रेस छोड़ने की उन्होंने एक और बड़ी वजह बताई। आज कांग्रेस में काबिलियत पर प्रश्न चलाया जाता है और ये दुख की बात है। आप लोग भी अपने संस्था में कार्य करते हो, लेकिन अगर काबिलियत पर प्रश्न उठाया जाए तो आप लोगों के दिल और दिमाग में भी वही प्रश्न उठेगा। दौरे के दौरान सिंधिया ने मालवा के दिग्गजों से मुलाकात की, जहां की 5 सीटों पर बीजेपी से ज्यादा उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। इस लिहाज से उनका ये दौरा काफी मायने रखता है। शायद यही वजह है कि उनके सरगर्मी से चुनावी कैंपेन में शामिल होना कांग्रेस को अब खटकने लगा है। आज 2 लाख तक का कालातीत कर्जा और 1 लाख तक का रेगुलर वालों का कर्जा माफ हो चुका था। तो इनके ऊपर क्या इन चीज़ों को गलत करा था जिसके ऊपर ये उनको ध्यान रखने का कह रहे, स्पष्ट है, झूठ बोलना बंद करे। और जो खरीदा आपने जनादेश को बेचा है, जनता के वोटों को बेचा है, उसका जवाब जनता देगी। अभी उपचुनाव में आओ, एक एक सीट भारतीय जनता पार्टी हारेगी और कांग्रेस पार्टी जीतेगी। इंदौर की सावेर सीट पर कांग्रेस कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट की घेराबंदी के लिए बड़ी विसात बिछा रही है। इस लिहाज से मिशन मालवा पर पहुंचे सिंधिया का मुख्य टारगेट अपने खासम खास मंत्री की जीत सुनिश्चित करना है। लेकिन उन्होंने यहां कोई भी कंट्रोवर्शियल इश्यूज को टच नहीं किया। उनकी बॉडी लैंग्वेज बेहद संयम और सधी हुई दिखी। ये बताता है कि वे बड़े इत्मीनान से बीजेपी में लंबी पारी खेलेंगे और कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है महाराज का मिशन मालवा। तो निकल पड़े हैं महाराज और मिशन है पहले मालवा, क्योंकि मालवा में उनके खास सिपह सालार तुलसी सिलावट चुनाव मैदान में हैं और यहां प्रतिष्ठा दांव पर सिलावट जी से ज़्यादा खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब मानते हैं कि उनकी है, क्योंकि सिलावट साहब वो किरदार हैं जिनके लिए माना गया कि मध्य प्रदेश में जो मार्च का घटनाक्रम हुआ, जिसके बाद कांग्रेस की सरकार गिरी, उस घटनाक्रम में तुलसी सिलावट जी की एक भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण भी रही और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ तालमेल रखते हुए जो भी निर्णय हुए उसमें सिलावट साहब फ्रंट लाइनर थे और जाहिर तौर पर वो सिंधिया जी के साथ संपर्क में रहे और तमाम योजनाएं बनती रहीं। इसलिए कांग्रेस तुलसी सिलावट जी को लेकर एक ख़ास प्रेम रखती है और यही वजह है कि सांवेर में उनकी घेराबंदी के लिए बड़ी कोशिशें कांग्रेस कर रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये महत्वपूर्ण बात कहते हुए नजर आए कि चाहे किसान कर्ज माफ़ी हो या कन्यादान योजना हो या फिर और मसले हों जिनको लेकर अतिथि शिक्षक भी उनके आसपास खड़े होते रहे और जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने कहा था कि अगर सड़क पे उतरना पड़ेगा तो मैं उतरूंगा, उनसे उन्होंने निगाह नहीं बचाई और बहुत साफ तौर पर उन्होंने कहा कि शिवराज जी का बड़ा अनुभव है और वो इन मुद्दों को देखेंगे, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब ये जानते हैं कि ये सवाल उनसे आगे भी पूछे जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है, हमें लगता है कि आगे इस मसले पर वो ज़रूर मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद किसी डिक्लेरेशन की अपेक्षा भी रखें तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो चलिए बातचीत की तरफ मुड़ते हैं और जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। हमारे साथ हैं दो पूर्व कैबिनेट मंत्री हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी और कांग्रेस के। बीजेपी के सीनियर लीडर पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत करता हूं गुप्ता साहब आपका। हमारे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर बृजेंद्र सिंह राठौर साहब। देव श्रीमाली साहब हैं, वो हमारे साथ रहेंगे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। पहली टिप्पणी आज बृजेंद्र सिंह जी से शुरुआत करते हैं, फिर उमाशंकर जी की तरफ आऊँगा मैं। तो
ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का राठौर साहब मिशन मालवा शुरू हो गया है और मिशन मालवा में उनके ख़ास सेनापति हैं तुलसी सिलावट जी, जिनकी भूमिका को सभी जानते हैं, जो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका उनकी मार्च के घटनाक्रम को लेकर रही है। मिशन मालवा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी की घेराबंदी और इसके बीच में कांग्रेस का ये विश्वास कि नहीं, लोगों के मन में हमको लेकर सहानुभूति है और ज़रूर जनता का प्रेम हमें मिलेगा और हम आगे बढ़ेंगे। किस तरह आप देखते हैं सिंधिया साहब के मालवा के दौरे को? जी राठौर साहब। जी तो द्विवेदी जी, आज का प्रश्न भी आपका बड़ा रोचक है और मुद्दा भी रोचक है। और रोचक इसलिए है कि मैं भी सिंधिया साहब से काफ़ी करीब से जुड़ा रहा, व्यक्तिगत रूप से मैं उनका सम्मान करता रहा। और जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ है, संयोग कहें या कुछ भी कहें, वो आखिरी मीटिंग हमारे क्षेत्र में उनकी थी, जहां से वो सड़क पर उतरने की बात आई है। जी अभी मैं सिंधिया साहब का भाषण सुन रहा था और 2-3-4 बातों का उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया है। जी एक, उन्होंने उल्लेख किया कि कांग्रेस में लोगों की काबिलियत को नज़रअंदाज किया जाता है। जी एक, उन्होंने कहा कि मैं तो जनसेवक हूं, मुझे कोई पद से लेना देना नहीं है। एक बात उन्होंने कही कि जो है वो जो भी मुद्दे थे, जिन मुद्दों को लेके मैं आया था, वो मुद्दे आज भी हैं और मैं उन पर भरोसा करता हूं। एक, उन्होंने कहा कि 15 महीने के भारतीय कांग्रेस के भ्रष्टाचार के ऊपर से 4 बिंदु उन्होंने बोले हैं। जी तो देखिए, कांग्रेस पार्टी को काबिलियत के ऊपर भरोसा रहता है, इसीलिए इतनी छोटी सी उम्र में सिंधिया साहब को न केवल सांसद बनाया बल्कि देश के मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया गया, भारत सरकार में एक जिम्मेवारी वाला पद दिया, मंत्री बनाया। जी उनकी काबिलियत पे भरोसा था, इसीलिए जो है महामंत्री बनाया और उत्तर प्रदेश जैसी जगह का इंचार्ज बनाया, और वो भी गांधी परिवार में जहां सबसे आगे और सबसे करीब से बैठने वाले लोग थे, उसमें सिंधिया साहब का नंबर आता था। तो कांग्रेस की बात, काबिलियत पर कांग्रेस भरोसा करती है, ये बात, इसलिए उनकी बात जो है गलत हो जाती है। दूसरी बात, जनसेवा का सवाल है। देखिए, उनकी जनसेवा पे हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जनसेवक अगर आप हैं, आपकी टीम है और जनसेवा का ही केवल भाव है, तो जनसेवा तो यहां भी हो रही थी, वहां भी आप करने जा रहे हो। तो जनसेवक तो वो कहलाता है जो पद के हिसाब से जनसेवा केवल करने न जाए। यदि आपको कांग्रेस खराब लगती थी, यहाँ की जनसेवा ठीक नहीं लगती थी आपके मंत्रियों को, तो वहां जाके आपको तुरंत पद नहीं लेना चाहिए था, फिर आपको एक 5 साल का इंतजार करना चाहिए था और अच्छी जनसेवा करते और उसके बाद आप पद लेते, तो शायद लोगों को अच्छा लगता हिंदुस्तान के और खासतौर से मध्य प्रदेश के लोगों। चलिए मैं प्रतिक्रिया लूं। बात जो है उन्होंने कही है जी जी नहीं, 2 पॉइंट और हैं, मैं इनको खत्म कर दूं, फिर इनकी प्रतिक्रिया को ले लीजिए। जी एक उन्होंने की है कि अतिथि शिक्षक और कर्जा माफी और बच्चियों के कन्यादान की। तो महाराज ने वहीं हमारे यही कहा था कि मैं सड़कों पर उतर जाऊंगा और इसलिए मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं क्योंकि ये कर्जा माफी तुरंत नहीं हुई, जबकि कांग्रेस ने 50,000 1 लाख रुपए तक के कर्जा माफ किए, मार्च के बाद 2 लाख तक के कर्जा। तो अब मैं सीधा प्रश्न करना चाहता हूं उमाशंकर गुप्ता जी से कि सिंधिया साहब ने जो प्रश्न उठाया है, कब तक वो 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे जिसके पीछे वो सड़कों पे उतरे, कब तक अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण करेंगे और कब कन्यादान के जो पैसे छूट गए हों गुप्ता साहब वो देंगे, ये बता दे। तीसरी जी सवाल खुद आज राठौर साहब ने ही कर दिए हैं। आज वो एंकर की भूमिका में भी हैं, ये समझ लीजिए आज की ये सवाल सीधा उन्हीं की तरफ से इस कार्यक्रम को वही संचालन वही कर रहे हैं। तो पूछ रहे हैं आपसे वो कि 3 मुद्दे उन्होंने उठाए हैं कि ये सवाल, इन सवालों का जवाब बीजेपी दे। जी बताइए गुप्ता साहब। जी जी नहीं, देखिए सिंधिया जी ने भी बड़ा स्पष्ट कर दिया है और बृजेंद्र सिंह जी बहुत मैच्योर्ड नेता हैं। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब वो यहाँ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष या विधायक दल के नेता बने, मुझे प्रसन्नता होगी। अगर काबिलियत की कांग्रेस में पहचान है तो मुझे लगता है कि एक तो कमलनाथ जी को 2 पद में से 1 पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में बहुत काबिल लोग हैं, 1 पद दे देना चाहिए किसी को, और बृजेंद्र सिंह जी जैसे नेता उनके पास हैं। दूसरी बात है, सिंधिया जी का मैंने भी आपके उसमें सुना है, बड़ी साफ बात उन्होंने कही है कि जिन बातों को लेकर वो लड़ाई लड़ते रहे वही बातें वो
आग्रह करेंगे शिवराज सिंह चौहान जी से, भाजपा की सरकार से भी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी जनहित के मुद्दे पे हमेशा, और विशेषकर आपने देखा है कि शिवराज सिंह चौहान जी बड़े संवेदनशील हैं और इस पीरियड में भी उन्होंने बड़ी संजीदगी से और विषम परिस्थितियों में इस प्रदेश को संभालने की कोशिश की है। इन सभी जनहित के मुद्दों पर सरकार विचार करेगी, समय पर यथोचित कार्रवाई होगी, हो रही है और निर्णय लेगी। और जहाँ तक सिंधिया जी का सवाल है, वो एक वास्तव में बहुत मैच्योर्ड नेता हैं और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार कांग्रेस ने जो उन्होंने बात कही थी उस समय कही थी, और मेरे ख्याल से बृजेंद्र सिंह जी ने जो कहा है कि उनके ही क्षेत्र में कार्यक्रम था और वहाँ जब उन्होंने ये बात जनहित की मुद्दे की कही और ये कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं सड़क पर भी उतर जाऊंगा, इसमें कांग्रेस को और कमलनाथ जी को नाराज होने की जरूरत नहीं थी। और ये रिएक्शन करना कि आपको उतरना है तो उतर जाइए, मुझे लगता है ये कोई शिष्ट भाषा नहीं थी। उनको बुलाना चाहिए था, बात करना चाहिए थी, और अगर ज्योतिरादित्य जी की काबिलियत पर हमारे मध्य प्रदेश के नेताओं को भरोसा था तो उनने जो बात कही उसको सुनना चाहिए था। और ये अगर नहीं किया है तो कहीं ना कहीं अशिष्टता हुई है, इसको तो कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए। मतांतर हो सकते हैं, और एक बात हमें ये भी सोचना चाहिए कि कल तक जिनको हम सर्वमान्य मानते रहे और एकदम उनके बारे में इस प्रकार की बातें करना, और कई तो इस प्रकार के लोग भी, छोटे मोटे लोग भी ऐसी बातें करने लगते हैं जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति में भी शालीनता और मर्यादाओं का पालन होना चाहिए। सिंधिया जी आए हैं, तुलसी सिलावट जी के बारे में आपने कहा, वास्तव में उनके सिपह सलार आज भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया जी, हमारे भी सिपह सलार हैं तुलसी सिलावट जी, और पूरी भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश करेगी और हम जीतेंगे इन चुनाव को, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। जी चलिए, तो पूरा आशावाद खनक रहा है गुप्ता जी के स्वर में। देव शिमाली जी की तरफ मैं चढ़ता हूँ, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से उनका राजनीतिक माफ़ कीजिएगा, उनका पत्रकारिता का जीवन ये बताता है कि वो राष्ट्रीय और प्रादेशिक संदर्भों से बहुत गहरा जुड़ाव भी रखते हैं, और संयोग से ग्वालियर चंबल इस समय बड़ा महत्वपूर्ण है, वहीं से आते हैं। शिमाली साहब, जिस तरह सिंधिया जी ने कहा है कि किसान कर्ज माफ़ी की बात की, ये सवाल उनसे पूछा ही जाएगा, आगे भी पूछा जाएगा, अतिथि शिक्षक भी पूछा जाएगा, कन्यादान योजना के बारे में भी पूछा जाएगा, और तमाम मसले हैं। क्या आपको लगता है कि सिंधिया जी जिस मिजाज के नेता हैं, वो प्रश्नों से नज़र छिपाने वाले राजनेता का कैरेक्टर लेकर आगे नहीं बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं कि हेड ऑन करें वो चीज़ों से? क्या आपको लगता है कि आगे जाकर बीजेपी एक सरप्राइज पैकेज के तहत किसानों के लिए इस उपचुनाव में किसी और योजना के साथ सामने आ सकती है जो कर्ज माफ़ी की टक्कर की ही हो, और इसी तरह जो अस्थाई कर्मचारी हैं, अतिथि शिक्षक हैं, इनके लिए भी कोई बड़ा पैकेज हो सकता है? क्योंकि दोनों बड़े अहम मसले हैं। शिमाली साहब जी, क्या कहेंगे शिमाली साहब जी? बिल्कुल शरद जी, आपने सही कहा कि ये बिल्कुल शरद जी सही कहा कि दो बातें आपने कही कि एक तो हेड ऑन करते हैं सिंधिया जी, और अब ये हेड ऑन भारतीय जनता पार्टी कितना पसंद कर पाएगी। एक डिबेट में हम लोगों ने बात भी किया था कि कांग्रेस में डेमोक्रेटिक सिस्टम ज़्यादा है, सब अपनी बात अपने अपने स्तर पर कहते रहते हैं। तो अब बीजेपी में जस्ट उल्टा है, बीजेपी में भी अपना डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लेकिन वो इन हाउस सिस्टम है, पार्टी के अंदर का सिस्टम है। तो सिंधिया जी को जैसा कि था मंच पर कहने की आदत है, बाहर कहने की आदत है, तो अब वो अपने में बदलाव लाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी और बीजेपी के लिए भी अच्छा होगा। दूसरी बात ये, जो 3 मुद्दे जो सिंधिया जी ने उस समय बताए थे कि मुझे पार्टी छोड़ने के लिए इनके लिए मजबूर होना पड़ा, तो अब ये जो इशू हैं आर्थिक स्थिति मध्य प्रदेश की, वो तो ये कहती है कि अभी इसमें कुछ करने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन चुनाव सर पर है तो कुछ ना कुछ राजनीतिक फार्मूले के तहत चुनाव तक के लिए तो कम से कम कोई ना कोई नारा, कोई ना कोई योजना लॉन्च की जाएगी जिससे कि किसानों से सीधा अट्रैक्शन हो। बात सिंधिया जी की नहीं है कि सिंधिया जी को संतुष्ट करना है, बात यह है कि उनको कांग्रेस का जवाब देना है। जैसे कांग्रेस ने माफ़ किए कर्जे, सिंधिया जी खुद सभाओं में जाकर कहते थे, उन्होंने खुद प्रमाण पत्र बांटे, सिंधिया जी ने 2 लाख तक के 1 लाख तक के प्रमाण पत्र बांटे, तो ये तो नहीं कह सकते कि नहीं हुए हैं। लेकिन अब चूँकि सरकार बदल गई है और तो उससे बेहतर स्थिति में उनको करना पड़ेगा कि अगर कांग्रेस ने 2 लाख तक का किया था
तो इनको पूरे करने की कुछ ना कुछ बात करना पड़ेगी। अगर 2 लाख तक ही करते हैं तो फिर कांग्रेस और ये बराबर हो जाएंगे। जी। अतिथि शिक्षकों का भी मैटर उतना सरल है नहीं जितना सरल कांग्रेस समझती थी। यही कारण रहा कि जब कांग्रेस सरकार में नहीं थी, बीजेपी सरकार में थी, तो अतिथि शिक्षकों को गले लगा के कांग्रेस घूमा करती थी। लेकिन जब सरकार में आई तो 15 महीने निकल गए और वो नहीं कर पाए। तो अभी भी स्थिति वही खड़ी हुई है। अब ये कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश इनके जो मीडिएटर हैं या जिनके रणनीतिकार हैं वो जरूर करेंगे, क्योंकि इन सवालों के जवाब तो आखिर उनको देना ही पड़ेंगे। सिंधिया जी को भी देना पड़ेंगे, बीजेपी को भी देना पड़ेंगे, और बीजेपी ये चाहेगी भी कि इन चीज़ों का फ़ायदा उठाए, क्योंकि पार्टी बिटवीन द डिफरेंस के तहत है ना कि भाई किसानों के कर्ज माफ़ी का जो प्लान है उसके हम किसानों को किस तरह से लाभान्वित करेंगे जी, और जी। कांग्रेस ने किस तरह से धोखा दिया था, बिल्कुल, तो उस पर कुछ बिल्कुल। ना कुछ उनको करना पड़ेगा। ये फिर वही बात है कि आर्थिक संकट इतना जबरदस्त है मध्य कि प्रदेश में, करेंगे कैसे, ये उसका एक बड़ा मुकाबला सवाल। करते हुए कैसे करेंगे ये उनको सोचना है। जी राठौर साहब, आप बात कह रहे थे कि सिंधिया जी के लिए सब कुछ किया गया, कोई चीज़ ऐसी बची नहीं थी जो उनको मिली ना हो। मैं इसमें नहीं उलझ रहा हूँ कि ये कितनी सत्यता इसमें है। आप कह रहे हैं एक जिम्मेदार नेता हैं, तो बिल्कुल मैं मानता हूँ कि वो बात उपयुक्त और उचित हो सकती है। लेकिन राजस्थान में जिस तरह से इसी तरह के संकट को हैंडल किया आपकी पार्टी ने, कांग्रेस ने, एक 3 सदस्यीय कमेटी अगर मध्य प्रदेश में भी बन जाती और उस कमेटी में कोई सिंधिया जी का बहुत करीबी, जैसे अजय माकन जी सचिन पायलट जी के बहुत नज़दीकी हैं, वो हो जाते, और फिर ये मैसेज भी हो जाता कि सोनिया जी, प्रियंका जी और राहुल जी तीनों बैठ के सिंधिया जी को सुन लेंगे, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उससे सारा संकट सुलझ गया होता, लेकिन हो सकता है सुलझ भी गया होता और आज आप सत्ता में होते। तो ठीक से हैंडल किया, इस पर एक सवाल तो बना ही हुआ है, लेकिन अब उसको छोड़िए, आगे बढ़िए, आगे इस तरह की त्रुटियां ना हो। जी जी। देखिए, पहले तो मैं अपने मित्र गुप्ता जी जो हमारे लिए चिंतित थे प्रदेश अध्यक्ष बनवाने के लिए, जी। स्वाभाविक है हमारी भी चिंता है और हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये भी बगैर विधायक बने जल्दी से मंत्री बने। दूसरा, कमलनाथ जी का इन्होंने जिक्र किया कि बहुत लंबा टाइम हो गया, तो हम चाहते हैं कि शिवराज सिंह जी से इस्तीफा दिलवाइए, नरोत्तम मिश्रा जी या नरेंद्र तोमर जी को भी मौका मिलना चाहिए मुख्यमंत्री का। तीसरी बात जो है, सिंधिया साहब ने कहा कि 15 वर्ष की भ्रष्टाचार की मैं ऊब गया था, तो फिर उसी पार्टी में क्यों चले गए जहां 15 साल के भ्रष्टाचार के लिए आप ही कहते थे कि शिवराज सिंह जी के हाथ खून से सने हैं और ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री है भारतीय जनता पार्टी, उसी पार्टी में आप चले गए। तो खैर, कांग्रेस का जहां सवाल है और राजस्थान का जहां सवाल है, देखिए मध्य प्रदेश में आखिर तक जो है सिंधिया साहब से बातें होती रही जितनी मेरी जानकारी है, और बराबर वो इस बात को कहते रहे कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारे लोग अपने साथ में हैं और कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज सचिन पायलट की बात करें तो उन्होंने तो खुला कहा कि हम अलग हैं लेकिन कांग्रेस में रहेंगे, तो वहां लोगों को मौका मिला। अगर ये पता होता तो यहाँ भी बात हो सकती थी। बकाया मेरे स्तर से ऊपर की बातें थी, हो सकता कुछ बातें ऐसी हों जो मेरी जानकारी में ना हो, तो उस पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि सिंधिया साहब के स्वास्थ्य मंत्री आज हैं, आज 46,000 से ऊपर कोरोना के संक्रमित पहुंच गए हैं। मुरैना, चाहे चंबल क्षेत्र है, वहां पर जो है सबके ऊपर कीड़े पड़ते रहते हैं, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। ग्वालियर में आज जो है एक मुस्लिम परिवार का सब बॉडी जो है हिंदू परिवार को सौंप दी जाती है और उसका दाह संस्कार हो जाता है। गुना में ऐसे ही जो है एक महिला के पास पैसे नहीं होते हैं और उसका पति मारा जाता है। तो बेहतर ये होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए कि अगर वो अपने स्वास्थ्य मंत्री जी और अपने विभाग के और जो मंत्री हैं, ये लोग थोड़ा जनता के ध्यान की तरफ सोचें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बकाया मध्य प्रदेश में चाहे ये कर्जा माफी कर लें, चाहे अतिथि शिक्षा करें, चाहे कुछ भी करें, इन्हें कोई माफ करने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता इन्हें जवाब देने के लिए तैयार है। धोखेबाजी, गद्दारी बर्दाश्त नहीं करेगी और ये मुक्की खाएंगे। 27 सीटें हम जीतेंगे। जी। माननीय बृजेंद्र सिंह जी, मैंने कमलनाथ जी के 2 पद में से 1 पद छोड़ने को कहा है। ये 2 पद क्यों लेके बैठे हैं भाई? कांग्रेस में काफी काबिल लोग हैं और मैंने अपना सुझाव दिया है, मेरी शुभकामना है। आप मंत्री बन जाओ, हम तो इसमें खुश हैं। कोरोना को लेकर आपने अगर बात की है तो मैं कितनी इसमें वृद्धि हुई है, 10 गुना बेड बढ़े हैं, हर जिले में आज यूनिट्स हो गई हैं, टेस्टिंग होने लगा है और पूरे देश में। और इसमें मुझे लगता है कि शायद राजनीति करना इसलिए ठीक नहीं होगा कि जहां कांग्रेस की सरकार है उन प्रदेशों की हालत भी हम देख लें, क्योंकि कोरोना महामारी पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है
और मध्य प्रदेश में जितनी तेजी से इस सरकार ने, कोरोना में बनी सरकार ने जिस प्रकार काबू पाया है और 1 सवा महीने आप कुछ नहीं करते रहे, उसका भी परिणाम इस मध्य प्रदेश को भुगतना पड़ा है। जहाँ तक कांग्रेस में है शरद जी, उनसे उम्मीद करना मुझे लगता है कि कहीं कोई इनमें इस प्रकार का सिस्टम नहीं है जी। वहाँ सब एक प्रकार से तानाशाही और एक परिवार का सारा हिसाब किताब चलता है। उस परिवार की इशारे पर ही नेताओं को काम करना पड़ता है, नहीं तो वो आउट हो जाते हैं। और जहाँ उस परिवार की कृपा होती है वहाँ ठीक होता है, और नहीं तो नहीं होता है। मुझे लगता है मध्य प्रदेश और राजस्थान में यही अंतर रहा है कि कहीं ना कहीं जो दुर्व्यवहार हुआ है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और ये बाद में नौटंकी आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, मुझे मालूम है बेंगलोर में सब विधायकों को, मंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी कि हो सकता आप हमसे नाराज हो तो सीधा सोनिया जी से बात कर लीजिए, राहुल जी से बात कर लीजिए। लेकिन कमलनाथ जी तो यही कहते रहे कि मेरे पास भैया बात करने के लिए समय नहीं है। तो कांग्रेस की जो स्थिति बनी है ये मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप कितने ही सुझाव दे दें, कोई भी सुझाव दे दें, लेकिन इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। और हम उनको शुभकामनाएं देते हैं कि वो इसी प्रकार चलते रहें। श्री माली साहब, कंक्लूड कर रहा हूं इस सवाल के साथ। थोड़ा विषय से अलहदा लग सकता है सवाल, लेकिन 20 अगस्त से हम सुन रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपना प्रचार अभियान मध्य प्रदेश में आरंभ कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत आप ही के रीजन से, जिसके आप निवासी हैं, ग्वालियर चंबल रीजन से होगी, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण 16 सीट्स वहाँ से आती हैं। क्या लगता है आपको, चुनाव प्रचार अभियान आपने बहुत देखे हैं, बहुत हाई भी और बहुत लो भी। कोरोना पीरियड में हमने देखा है कि अब चुनाव प्रचार का वो स्वरूप नहीं होगा। अगर हम ये माने कि सितंबर या अक्टूबर में चुनाव, सितंबर लाइकली ज़्यादा है, अक्टूबर से तो फिर त्यौहार का मौसम रहेगा और 1 महीना भले ही तमाम चीज़ें हों, लेकिन दुर्गा पूजा, दशहरा और दिवाली इस सनातन परंपरा के बहुत बड़े त्यौहार हैं। तो शायद नवंबर तक फिर मसला टले। लेकिन लो की पर होने वाला ये उपचुनाव, क्या आपको लगता है कि मतदाताओं के मानस को प्रभावित करेगा? ऐसे में क्या मुद्दे महत्वपूर्ण हो सकते हैं जी, और ये कितना अहम है ये? जी जी जी। देखिए 2 बात है सर जी। एक बात तो ये, जैसा कि आपने कहा तो कि वो जो मानक है उनका पालन करेंगे, करना चाहिए, ये एक जरूरी चीज़ है। क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में कोरोना की स्थिति बहुत ही गंभीर है। ग्वालियर में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अभी कोरोना से मुक्त होकर कल आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अस्पताल में हैं। मुरैना में विधायक जो पूर्व विधायक हैं कहेंगे, कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं, वो कल ही हॉस्पिटल से रिलीज होकर निकले हैं। ऐसे बहुत सारे नेता हैं कांग्रेस के, बीजेपी के, जो या तो अस्पताल पहुंच गए हैं या घर में क्वारंटीन है या जाने वाले हैं अस्पताल, है ना। तो ये बहुत ही कहना चाहिए विस्फोटक स्थिति है। और मुझे लगता है कि इसको ध्यान में रखते हुए, इसका पालन करते हुए चुनाव रणनीति अपनाना चाहिए। क्योंकि जो पिछला जो 1 महीना निकला है, ये कोरोना की दृष्टि से बहुत ही नेग्लिजेंसी का दौर था। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री आए, हमारे अरविंद भदौरिया जी आए, 5-5 हज़ार आदमियों की रैली हुई, मुरैना में रैली हुई। कांग्रेस ने बैठकें की, कांग्रेस की बैठक करने के बाद यहाँ से पीसी शर्मा गए, वहाँ पॉजिटिव मिले, उसके चक्कर में यहाँ कुछ लोग हो गए। तो ये जो हुआ है, इसको रोकने के लिए कड़ाई से पालन करना चाहिए। जो लोग ये बोलते हैं कि ऐसा होना चाहिए, दरअसल ऊपर शीर्ष पर बैठे हुए लोगों को जब हम टेलीविज़न पर देखते हैं, जनता देखती है, तो उसको लगता है कि हम मुजरिम हैं और वो शासक हैं। कोरोना की ये जो चुनाव प्रचार अभियान है, कोरोना की महामारी ना बन जाए, इसका पूरा ख्याल मुझे लगता है राजनेताओं को रखना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी। भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा इसलिए रखना चाहिए, वो सत्ता में है, क्योंकि सत्ता के लोग आदर्श होते हैं, उन्हें आदर्श स्थापित करना चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और एक बड़ा सांकेतिक अर्थ भी छिपा है। जीवन में पॉजिटिव होना हमेशा कहा जाता है, सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव रहिए। तो हम सावधान रहें, सतर्क रहें। कोई राजनीतिक दल भी क्यों ना हो, क्योंकि जानबूझकर गलती कोई नहीं करता, लेकिन हम पॉजिटिव जिस चीज़ को मानते हैं वो नेगेटिव निकल आती है। कोरोना हमेशा ईश्वर करे नेगेटिव निकले, और हमारे आपके जीवन से भी नकारात्मकता निकले, नेगेटिविटी कम हो, ये समाप्ति हो, बल्कि पूरी तरह ऐसी कोशिश होनी चाहिए। आप सभी पैनलिस्ट का, तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।